हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एचएनबीयू के बीएससी नर्सिंग का जो 2022 का कल एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके जो आंसर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, ऑफिशियल आंसर की जो विद इन अ वीक आ जाएगी, लेकिन आप फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी लोग की आंसर की जो है वो आप अपलोड कर दीजिए। तो मैंने जो है बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके सभी आंसर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं और उसके आंसर्स जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सेट ये वाला है और ये जो मैं सेट बता रहा हूं ये वाला कौन सा है, वो मैटर नहीं करता। मैं हर एक क्वेश्चन को बोलूंगा और उसके बाद उसका करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो है अपने पेपर में वही वाला क्वेश्चन देखना है और वही ऑप्शन अपना टिक लगाना है, सही वाला, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, सारे ऑप्शन सही वाले टिक लगा लेंगे। उसके बाद जो आपके सही बिल्कुल मैच हो रहे होंगे उनके जो फाइनल मार्क्स है वो आप लास्ट में काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसी है नहीं कुछ भी। तो जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे उतने आपके टोटल मार्क्स बन जाएंगे, जो आपके गलत होंगे उनसे कोई भी आपका लेना देना टोटल मार्क्स का नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ पाए, ओके। तो ये जो है 10 जुलाई यानी कि कल एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसके टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम लोग इंग्लिश वाला सेक्शन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, ठीक है, और उसका आंसर भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो वो आपको अपने पेपर में टिक लगाने हैं। पेन और जो है पेपर अपना लेकर बैठ जाए, ओके। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग दैट देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है, द डॉक्टर हैज गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन गिवन टू मी बाय द डॉक्टर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, और सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है, द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अ डिटेल्ड बैटल प्लान वाज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। और यहां पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि इवनिंग में हो सकता है मैं लाइव डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ। तो अभी आप लोग जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रख लीजिए। इवनिंग में मैं जब लाइव अगर आता हूं, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, अगर आऊंगा तो मैं 5 या 6 PM के आसपास आऊंगा। तो आप जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट तब तक करके रखें। जब मैं आपसे मार्क्स पूछूंगा तो अपने मार्क्स जरूर बताएं, ताकि एक आइडिया लग पाए कि कट ऑफ वगैरह कितनी जाएगी, पेपर का लेवल जो है वो कैसा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उसको कंक्लूड करने में काफी ज्यादा जो है मुझे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने मार्क्स जरूर कैलकुलेट करके रख लीजिए, और शाम को अगर मैं लाइव आता हूं तो मैं आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। 5 या 6 PM के आसपास आऊंगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी, फिर डैश दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेग्लेक्टेड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, मतलब, और उसमें बीच में जो है हमें सीक्वेंस फिल करना है। तो सेंटेंस है, रोहित वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ हिज फ्रेंड, फिर डैश है, दे टोल्ड द पुलिसमैन अबाउट देयर लॉस्ट बैग एंड क्लेम्ड इट, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि SQPR। ये आपका जो है SQPR, ये आपका ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैसे ही सेम क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस वाला, मरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द ओशियन, फिर स्पेस दे रखा है, मरीन बायोलॉजी कवर्स अ ग्रेट डील फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द ह्यूज वेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कि QPSR, ठीक है। और एक चीज मैं यहां पर और बोलना चाहूंगा कि देखो, एवरी ह्यूमन इज नॉट परफेक्ट, तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो ये मत सोचना कि जो मैं 100 के 100 क्वेश्चंस बता रहा हूं ये एब्सोल्युटली जो है करेक्ट होंगे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सिटी की जो आंसर की आएगी उसमें ये भी हो सकता है जो मैं आंसर की बता रहा हूं कि 3-4 क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट हो, ठीक है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि उनका क्या पता कुछ और पर्सपेक्टिव हो, वो जिस तरीके से अपना आंसर निकाल रहे हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट हो जाए, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, तो वहां कहीं पर हल्का फुल्का आपको चेंज देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे पहले से कह रहा हूं
रहा हूं, ताकि बाद में आप ये ना बोलो कि भैया ने या सर ने जो है सारे आंसर ये बताए थे लेकिन उसमें ये गलत निकल गए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, उसका इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। तो जो भी मार्क्स आ रहे होंगे उसमें आपके +-3-4 हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो 6 वाला हो गया मरीन बायोलॉजी वाला, इसका करेक्ट आंसर क्या था, बी वाला यानी कि QPSR। फिर नेक्स्ट फिर से वही है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये सेंटेंस है, व्हाई शुड आई टेल यू अगेन एंड अगेन, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर स्पेस है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस एनीमोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि QSPR। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वाला, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहां पर आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस आपको दिया गया है, अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th वाले का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनिल सेड दैट अली हैड डिजर्व द प्राइज। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्रेज अ मूट पॉइंट। ठीक है, तो अमूट पॉइंट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का, डिस्प्यूटेड। ठीक है, तो इस वाले अमूट पॉइंट का मतलब क्या है, डिस्प्यूटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑफ फ्रेज अ वाइल्ड गूस चेज। तो अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यूजलेस सर्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको कॉनोशियर की स्पेलिंग दी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का बी वाला। ठीक है, कॉनोशियर, तो CONNOISSEUR, ये वाली जो स्पेलिंग है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे एडजर्टमेंट की स्पेलिंग पूछी है। ठीक है, एडजर्टमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 12th वाले का वो है सी वाला। ठीक है, तो स्पेलिंग में बता देता हूं, ADJOURNMENT। ठीक है, एडजर्टमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो ब्लाइंडनेस आपको यहां पर वर्ड दिया और इसका ऑपोजिट पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विस्टा। ठीक है, विस्टा किसका ये करेक्ट आंसर है, ब्लाइंडनेस वाले का ऑपोजिट वर्ड का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बैरियर। तो बैरियर का यहां पर सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एम्बार्गो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15th वाले पे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अंडर पार्ट द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गेव यहां पर अंडरलाइन किया गया है, तो यहां पर आपसे इसका अल्टरनेटिव पूछा गया कि इसकी जगह पर हम इसमें से 4 ऑप्शंस में से किस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रोनाउंस्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16th वाला, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अंडर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, द SSB विल इंटरव्यू द कैंडिडेट बिटवीन 11 AM एंड 3 PM। ठीक है, तो यहां पर 11 AM एंड 3 PM को अंडरलाइन किया गया है, तो यहां पर जो है कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 16 का आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नो इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस है एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहां पर कोई चेंज की जरूरत नहीं है, मतलब इन 3 में से हम किसी भी ऑल्टरनेटिव को यूज नहीं कर सकते। फिर 17th क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर अंडर पार्ट। तो यहां पर आपका सेंटेंस है, एज सून एज अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। ठीक है, तो अराइव्ड इन होम जो है वो आपका अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वाला, अराइव्ड होम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज एरर। तो यहां पर जो आपको जो सेंटेंस दिया गया है, मी एंड माई वाइफ वर एट होम एट नाइट। ठीक है, इन नाइट इस तरीके से दिया था, फिर आपका नो एरर है। तो ये जो है आपका ठीक है, वर एट होम, इसके बाद पता नहीं क्या लिखा है, लास्ट नाइट लिखा है शायद। ठीक है, तो लास्ट नाइट लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 18th वाले का वो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है मी एंड माई वाइफ। ठीक है, तो मी एंड माई वाइफ की जगह जो करेक्ट यहां पर होगा इसका वो होगा आई एंड माई वाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th वाला, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया है, इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो सब्सटीट्यूट, मतलब आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको वर्ड जो मतलब सेंटेंस जो दिया गया है वो है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एम्बेजलमेंट। ठीक है, फिर 20th क्वेश्चन जो है वो है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है, इसके आपको जो है सब्सटीट्यूट ढूंढना है, जो सेंटेंस दिया है, वन हु इज नॉट इजिली प्लीज बाय एनीथिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फास्टिडियस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे। अभी हमने इंग्लिश का सेक्शन कवर कर लिया, 20 क्वेश्चन।
तो यहां पर जो है आपसे एम्स की फुल फॉर्म पूछी गई, फुल फॉर्म ऑफ एम्स, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd द फुल फॉर्म ऑफ आशा इज, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd ऑल आर क्वालिटीज एक्सेप्ट ऑफ अ गुड नर्स एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें से जो गुड नर्स होती है उसकी क्वालिटीज होती है इन सबको छोड़ के, तो कौन सी वाली नहीं होगी इसमें से? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टॉकेटिव, मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाली है। फिर 24th क्वेश्चन है यहाँ पर आइडियल टाइम फॉर हैंड वॉशिंग इज। ठीक है, तो हैंड वॉश करने के लिए जो आइडियल टाइम है प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिकल टर्म्स में, तो वो इसका टाइम कितना है? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 20 सेकेंड। ठीक है। फिर 25th क्वेश्चन है हमारे पास ह्यूमन टिश्यू एंड एनाटॉमिकल वेस्ट इज कैप्ट इन विच बैग। तो ये जो एनाटॉमिकल वेस्ट होता है इसको किस बैग में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 25th का ए वाला यानी कि रेड कलर बैग। ठीक है। 26 क्वेश्चन है हमारे पास इंद्रधनुष मिशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो इंद्रधनुष मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 26 का सी वाला यानी कि वैक्सीनेशन। 27 क्वेश्चन है हमारे पास good sanitation practices have played a vital role in reducing the spread of COVID-19 infection and other respiratory diseases. All of the following are the important sanitation practices that can help in killing or reducing viable pathogens except. ठीक है, तो यहां पर जो है कोविड-19 के बारे में पूछा गया है सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के बारे में, तो कौन कौन सी होती है और इसमें से कौन सी नहीं है सैनिटेशन प्रैक्टिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी वाला यानी कि गेटिंग द रिकमेंडेड वैक्सीन शॉट अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है, पहले के जो 3 वाले हैं हैंड वॉशिंग हो गया, केमिकल डिसइंफेक्टेंट वाला हो गया और फ्यूमिगेशन हो गया, ये सब जो है आपके कौन से हैं? ये डिसइंफेक्टेंट मतलब डिसइंफेक्शन वाले प्रोसेस हैं। बाकी ये जो वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस है ये डिसइंफेक्टेंट या सैनिटेशन के अंदर नहीं आता है। फिर 28th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग यहां पर मैंने आंसर सर्च किया इसका वो करेक्ट आंसर होगा द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म एंड सम बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, बेसिकली मैंने जब पढ़ा तो डिसइंफेक्शन के बारे में ये लिखा होता कि बैक्टीरियल स्पोर्स पर डिसइंफेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो बैक्टीरियल स्पोर्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन इन चारों ही ऑप्शंस में ये दिया गया कि बैक्टीरियल स्पोर्स जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहां पर मैंने 4th वाले को जो है सबसे सही माना है क्योंकि इसमें सम बैक्टीरियल स्पोर्स लिखा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है। फिर 29th क्वेश्चन जो है वो है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट MRI एग्जामिनेशन। ठीक है, तो MRI बेसिकली क्या होता है? मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी वाला यानी कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, और ये काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया होगा मुझे पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है EEG की। अब काफी बच्चों ने जल्दबाजी में इसको ECG पढ़ा होगा। ठीक है, तो ECG अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ऑप्शन डी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सही कर दिया होगा, लेकिन ये क्या है? EEG है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। बेसिकली जो ब्रेन के सिग्नल्स जो होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो EEG में होती है, और जो हार्ट के सिग्नल्स होते हैं, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो आपकी ECG में होती है। ठीक है। फिर 31st क्वेश्चन है हमारे पास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एज लेस देन 1 ईयर वन शुड विजिटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वाला पेडियाट्रिशियन। वैसे मैं इसको थोड़ा सा इसमें ऑब्स्टेट्रिशियन भी लगा था, तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पीडियाट्रिशियन है, तो पीडियाट्रिशियन ही अभी हम इसको कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर 32nd वाला क्वेश्चन हमारे पास है कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। ठीक है, तो कोवैक्सीन को जो है किस कंपनी ने डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत बायोटेक। फिर 33rd क्वेश्चन है अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। तो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला यानी कि 120/80। ठीक है, तो सिस्टोलिक डिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों प्रेशर यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद 34th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NHMS। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th वाला द इंश्योरेंस स्कीम ऑफर्स अ हेल्थ कवर ऑफ ₹5 लाख बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आयुष्मान भारत योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 वाला नेशनल एम्बुलेंस सर्विस नंबर इज, और ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, सभी ने किया होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 108। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 वाला, एपनिया इज। तो एपनिया जो एक डिसऑर्डर है, कैसा डिसऑर्डर है, बेसिकली ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग। तो एपनिया में बेसिकली होता क्या है कि बीच बीच में अचानक से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस रुक जाती है, ठीक है। तो सांस जो है वो सस्पेंड हो जाती है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है सस्पेंड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, यानी कि सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग। फिर 38 क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रैकीकार्डिया इज। तो टैकीकार्डिया इज, तो टैकीकार्डिया जो है वो है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन है, यानी कि रैपिड हार्ट रेट। तो जब हार्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम टैकीकार्डिया का नाम देते हैं, ठीक है। फिर 39 क्वेश्चन है पैथोलॉजी इज, ठीक है। तो ये भी काफी बच्चों ने गलत किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द स्टडी ऑफ डिजीज। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है कि हम पैथोलॉजी लैब जाते हैं, वहां ब्लड टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो है काफी बच्चों ने द स्टडी ऑफ ब्लड किया होगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी बेसिकली स्टडी किसकी होती है? पैथोजेंस की होती है। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ डिजीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 40th वाला क्वेश्चन हमारे पास। 40th क्वेश्चन है आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। बेसिकली आर्थेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से जो है ब्लड सही से उसमें फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हार्ट अटैक के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। फिर 41st क्वेश्चन है हमारे पास, सक्कस एंटेरिकस इज रिफर टू एज, ठीक है। तो सक्कस एंटेरिकस बेसिकली हम इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस हो जाएगा। फिर 42nd क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय endonucleosis to make cuts at specific positions within the DNA is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd का सी वाला, यानी कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो इस तरीके के सीक्वेंस होते हैं जिनको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो वो एक जैसे ही पढ़ने में दिखते हैं, ठीक है। फिर 43rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43rd का ए वाला, न्यूफ्रॉन, ठीक है। तो न्यूफ्रॉन बेसिकली वल्चर का एक टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली वल्चर या फिर न्यूफ्रॉन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है हमारे पास, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि रिपीटेटिव डीएनए। फिर 45th क्वेश्चन है हमारे पास, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after release, ठीक है। तो वायबिलिटी बेसिकली स्टेरिलिटी जो मेंटेन करके रखते हैं pollen grains की, उसके बाद भी उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 45th का ऑप्शन डी, यानी कि रोसेशे एंड लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो रोसेशे एंड लेग्यूमिनेसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपकी प्लांट फैमिलीज दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 46 क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा हो सकता है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें स्टेटमेंट पूछा गया आपसे। स्टेटमेंट आपके हैं, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोबाइल एंड नॉन मोबाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 46 का बी वाला, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ठीक है। फिर 47th क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 का जो है वो क्या काम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 48th क्वेश्चन हमारे पास है, when gene targeting involves gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी वाला, यानी कि जीन थेरेपी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th वाला, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला प्रोसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी वाला, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है जब उसको चिल्ड एथेनॉल में डाला जाता है। फिर 50th क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ठीक है। तो ये आपका ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, और जो मतलब यही वाला करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड की तरफ जो होता है वो आपका
मतलब अपराइट नहीं होता है, डाउनवर्ड जो होता है वो इस तरीके से जाता है, ठीक है। फिर 51st क्वेश्चन जो है हमारे पास 51 वाला, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म इज, ठीक है। तो फोटो पीरियोडिज्म के टाइम पर जो है जो परसेप्शन ऑफ लाइट की जो साइट होती है वो क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 51 का डी वाला, यानी कि लीफ, ठीक है। तो जो आपके पत्ते होते हैं वही आपके फोटो पीरियोडिज्म की साइट है। फिर 52nd क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मतलब 52 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। फिर 54th क्वेश्चन है हमारे पास, द fruit fly has 8 chromosomes, 2n in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what should be the number of chromosomes after S phase, ठीक है। तो ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54th का ऑप्शन ए वाला, यानी कि 8, ओके। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 55th वाला, म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गामा रेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक एट मैच्योरिटी एज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज जो होती है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो उसी पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th वाला, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा प्लास्टिसिटी का फिनोमिना आपको कोरिएंडर में दिखता है, जो हरे धनिया की पत्ती होती हैं वो किस तरीके से अपनी यंग जनरेशन में अलग टाइप की होती हैं, जब वो मैच्योर फेज में जाती है तब वो अलग टाइप की होती हैं, और इसी फिनोमिना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाला, डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयरेंस, ठीक है। तो ये वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, ठीक है। तो ब्राइट ऑरेंज बैंड्स की फॉर्म में जो है डीएनए फ्रेगमेंट्स हमको दिखाई देते हैं जब हम यूवी रेडिएशन से उसको पास करवाते हैं, ठीक है। फिर 59 क्वेश्चन हमारे पास, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डायग्राम कॉल्ड, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुनेट स्क्वायर, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर जो हम F1 और F2 जनरेशन का बनाते हैं, ठीक है, आपने बनाया होगा टॉल और डॉर्फ प्लांट्स वाला, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर कहते हैं। फिर 60th क्वेश्चन हमारे पास है, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म फॉर कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st वाला, फॉर अब हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है। तो इससे पहले अभी हमने बायो करा, उससे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड, उससे पहले इंग्लिश, अब हमारे यहां से केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है, ठीक है। तो 61st क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेल यू इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, और डेल एस टोटल इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो आपकी एंथैल्पी है डेल एस टोटल वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 वाला, the slope of Arrhenius plot in K versus 1 by T of first order reaction is -5 into 10 to the power 3 Kelvin. The value of EA for the reaction is, choose the correct option for your answer, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू आपको दी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 41.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर 63rd क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ vapor pressure of a solution at 45 degree Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2 is, ठीक है। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि at 45 degree Celsius vapor pressure of benzene is 280 mmHg and that of octane is 420 mmHg, ठीक है। तो एज्यूम आइडियल गैस, तो यहाँ पर आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है वेपर प्रेशर के लिए, तो 63rd का आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 336 mm of Hg, ये आपका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। फिर 64th क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64th का ऑप्शन सी, यानी कि SbCl5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम H2 कन्फाइंड एट अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी आपको R की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और जो है टेम्परेचर दिया गया है।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वाले का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 25.18। फिर 66 क्वेश्चन है हमारे पास, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। ठीक है, तो आरबीसी की जो कमी हो जाती है वो किसकी वजह से, कौन से विटामिन की वजह से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन B12। ठीक है, 67 क्वेश्चन है हमारे पास, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिनॉइड या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, फिर 68 क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट इन वेपर फेज आर। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट और वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BeCl2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। तो चेन वाला स्ट्रक्चर आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, पॉलीमरिक चेन बनती है, और जो आपका डाइमर बनता है यानी कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका वेपर फेज में बनता है। फिर 69 क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CH3F CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3I। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि जो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी जो यूटिलाइज होगी वो आपकी मिथाइल फ्लोराइड में सबसे ज्यादा होगी, फिर मिथाइल क्लोराइड में, फिर मिथाइल ब्रोमाइड में, और सबसे कम जो है वो आपकी मिथाइल आयोडाइड में होगी। ठीक है, क्योंकि मिथाइल और जो क्या बोलते हैं आयोडाइड का जो आपका साइज है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर 70th क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द लाइट दे रखी है, बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर लगना था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 219.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका यूज होना था काफी सिंपल था। ठीक है, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा वाला जो फॉर्मूला होता था उससे आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। ठीक है, बस किलो हर्ट्ज को आप हर्ट्ज में चेंज कर लेते 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर 71st क्वेश्चन जो है हमारे पास, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 and 6। ठीक है, तो 12 आपके टेट्राहेड्रल हो जाएंगे वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर जो हो जाएगा वो आपका 6 हो जाएगा। फिर 72 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जिरकोनियम जो होता है Zr, जिसका जो एटॉमिक नंबर है 40 है, और हैफनियम जो है वो Z इज इक्वल टू 72 है। इसमें सिमिलर एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई होती है, क्यों? ठीक है, हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें ये सारे जो चीजें होती हैं ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होती हैं। उसके बाद 73rd वाला जो है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर हम लेकर आ सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि अप टू 2200 केल्विन। ठीक है, तो 2200 केल्विन तक हम टेम्परेचर लेकर जा सकते हैं। फिर 74th क्वेश्चन है, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 75 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि डिस्टिलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ऐसा एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड जो कोवेलेंट भी हो और सोल्यूबल भी हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो कौन सा वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉरी, यूरिया सॉल्यूशन नहीं, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 76 वाला, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, तो BeCl2 जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय इज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाले, यानी कि स्टार सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार सॉल्यूशन से हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर बेस्ड है। 78 क्वेश्चन है हमारे पास, द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज। ठीक है, तो इनमें से मेटामेरिज्म किसमें हमको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि C4H10O। ठीक है, तो C4H10O में हमको मेटामेरिज्म शो होगा। फिर 79 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लेटिस यूनिट सेल इज। ठीक है, तो BCC यूनिट सेल के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 वाला,
Which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of gas? तो Cp और Cv का सिंपल सा रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर 81st क्वेश्चन है। अब यहां पर जो है हमारा फिजिक्स का सेक्शन शुरू हो गया है 81 से। तो यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ वेज placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another known mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन डी, यानी कि 1/12 kg। ठीक है, फिर 82 क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball t is equal to 6 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 वाले का ऑप्शन डी, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 83rd वाला, a point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 20 cm फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, 84th क्वेश्चन है हमारे पास, a series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. ठीक है, the angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 46 रेडियन पर सेकेंड एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, for next question, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120 and the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt while that of fragments is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in the process is। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 86 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओमेगा। ठीक है, सॉरी ओम। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 4 ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87 वाला, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट विल बी। ठीक है, यहाँ पर आपको h की वैल्यू दी है, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 10⁻16। ठीक है, 88 क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन N-type semiconductor is the same as hole concentration in P-type semiconductor and external field electric is applied across each of them. Compare the currents in them। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि करंट इन N-type is greater than current in P-type। ठीक है, तो N-type वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें ज्यादा करंट होगा P-type के कंपैरिजन में। फिर 89 क्वेश्चन है हमारे पास, in a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 cm length of wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, फिर 91 हमारा क्वेश्चन है, water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is जनरेटेड बाय द टर्बाइन? ठीक है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको एनर्जी निकालनी थी। यहाँ पर mgh का फॉर्मूला यूज करके, और उसमें से आपका 90% जो होता है वो पावर बन रही है, तो उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 91 का बी वाला, यानी कि 8.1 किलोवाट। ठीक है,
फिर 92 जो क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। मेन स्केल रीडिंग आपको 0 mm दी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो था उसमें 52 डिविजन्स है। गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन डी, यानी कि 0.052 सेंटीमीटर। 93rd क्वेश्चन है हमारे पास, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाले, यानी कि 4v। ठीक है, फिर 94th क्वेश्चन है हमारे पास, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेंस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, ए, बी और सी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 95th वाला हमारा, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड बाय इट इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 0.628 सेकेंड्स। फिर 96 क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल M एंड डेंसिटी स्मॉल d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is d/2, then the viscous force acting on the ball will be। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि mg/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 वाला, ए फोर्स कैपिटल F, एक्सेलरेशन कैपिटल A एंड टाइम कैपिटल T आर चूजन एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि F × A × T²। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 वाला हमारे पास, अ कॉन्वेक्स लेंस A ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस B ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर कैप्ड along the same axis with a distance d between them. If parallel beam of light falling on A leaves B as parallel beam, then the distance d in centimeter will be। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 15। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 वाला, अ बॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 2n। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो ए वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, जीना डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। फिर नेक्स्ट आपको दिया है बी वाला, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए और ऑलमोस्ट हमारे 37 मिनट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारे आंसर अच्छे समझ आ गए होंगे। इसके बाद भी अब कोई डाउट होता है तो हम लोग जो है शाम को अपने लाइव डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं, आप उस लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, 5 या 6 PM के आसपास जो है मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देखते हैं, उसको एनालाइज करेंगे जिस हिसाब से आपके मार्क्स आ रहे होंगे, उसके बाद जो है इसे डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनकी भी मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर की प्रोवाइड करता हूँ, जैसे एएनएम, जीएनएम और जो पैरामेडिकल का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, और आपको पता है कि ऑलमोस्ट मैं 37 मिनट से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ और इस वीडियो में मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया। ठीक है, तो इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, काउंसलिंग के अपडेट्स, रिजल्ट के अपडेट, वो सारे अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।